कोई नहीं कहता था कि मालिन और मिन्नी माँ बेटी हैं। जहाँ से गुजरती लोग यही समझते कि दोनों बहनें हैं। मिन्नी बलचित भर ऊंची थी अपनी माँ से। अरे मालिन, क्या खूब यौवन उतरा है तेरी बेटी पर। अड़ोसने पड़ोसनों की उसकी ओर देख देख कर भूख नहीं मिटती। और लड़की तो जैसे सुच्चा मोती हो, जितनी सुंदर उतनी सुशील। मालिन अपनी बेटी के मुंह की ओर देखती है, उसे लगता है हूबहू खुद हो। अभी कल की ही तो बात है जब वह खुद वैसी थी और सोचती थी अब भी उसका क्या बिगड़ा था। अब भी कोई भी पहाड़ उसके लिए काटने के लिए तैयार था, नहर निकालने के लिए बेताब था। अब भी कोई 7 समुंदर तैरकर उस तक पहुंचाने के लिए बेकरार था। यह कौन उसे याद आ रहा था? मोतियों का व्यापारी। ये क्यों उसकी पलकें आज भीग भीग जा रही थी? उसकी बेटी अब जवान हो गई है, अब उसे यह कुछ शोभा नहीं देता था। सारी उम्र संभल संभल कर चली, आज ये कैसे ख्यालों में वह खोई है, चली जा रही है। नहीं नहीं, अगले हफ्ते मिन्नी। उसकी अपनी बेटी का उसको काजल जाना था। नहीं नहीं नहीं, पास मेरी परम प्यारी एक पल ना बिसारी। कल उसने चिट्ठी लिखी थी, हर बार वो आता यह वैसे का वैसा ही लौटा देती। आंखें मूंद कर अपना द्वार बंद कर लेती, लेकिन वो था कि एक पल भी उसने इसे नहीं बिसारा था। मालिन उसकी जान थी, एक क्षण उसे चैन नहीं था इसके बिना, और सारी उम्र काट ली थी किसी की प्रतीक्षा में, फफक फफक कर, सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर सारी उम्र। और अब परछाइयाँ ढल रही थी, जब कभी पंछी उड़ जाए। मालिन सोचती आज रात वह जरूर आएगा। शरद पूनम की रात वो जरूर इसका द्वार खटखटाता था, वर्षों से खटखटाता आ रहा था। कभी भी तो उसने अपना पट उसके लिए नहीं खोला था। और फिर मालिन को कई वर्ष पहले की शरद पूनम की वो रात याद आने लगी, जब अमराई के तले नाचती इसकी चुनरी उसकी बाहों के साथ लिपट गई थी और सर से नंगी उसके सामने दूरी हो रही थी, और फिर उसने चुनरी उसके कंधों पर ला रखी थी। अरे, उस दिन वैसे ही अपना दुपट्टा आज उसने अपने कंधे पर रखा हुआ था, और मालिन सर से पांव तक लरच गई। उसके सामने में गली में मिन्नी आ रही थी, जैसे सरों का पेड़ हो, ऊंची लंबी और गोरी, हाथ लगाने से मैली होती, सिर मुंह लपेटे, आंखें नीची किए। मजाल है किसी ने उसका ऊंचा बोल भी सुना हो। मंदिर से लौट रही थी भगवान के हाथ जोड़कर कि भगवान सबके मन की मुराद पूरी करे। और मालिन आप मुस्कुराने लगी, जैसे किसी की ने गुदगुदी कर रही हो। उसके मन की मुराद क्या थी? माँ, तहेजी आए नहीं? मिन्नी माँ से पूछ रही थी। तेरे तहेजी नहीं आएंगे, वो तो कहीं कल भी आ जाए तो लाख शुक्र मनाना। कितनी सारी बजाजी और कितना सारा अनाज खरीदना है, शादी ब्याह में चीज़ बच जाए तो अच्छी, कम पड़ जाए तो झंझट। मालिन उसको मिन्नी को समझा रही थी। मिन्नी चूल्हे चौके में व्यस्त थी, और कहीं रेशमी चुनरी मैली न हो जाए। कितनी महीन मुक्केश उसने टांकी थी अपनी चुनरी पर। धुंधला हो रहा था, अकेली आंगन में बैठी मालिन कल्पनाओं में खो गई थी। कई चक्कियाँ बड़ा महीन आटा पीसती हैं, मालिन सोचती वो भी एक चक्की की तरह है जो सारी उम्र धुरी चलती रही, कभी भी तो उसकी चाल नहीं डगमगाई। अपने आप को उसने मलीदा कर लिया था, रोक रोक कर, भींच भींच कर ख़त्म कर दिया था अपने आप को। पूरे चांद की चांदनी अमराई में से छन छन कर उसके ऊपर पड़ रही थी। ये कैसे विचारों में बहती जा रही थी आज। मालिन को लगता था जैसे एक नशा सा उसको चढ़ रहा हो। पूरे चांद की चांदनी हमेशा उस पर एक जादू सा दिया करती थी। 4 दिन और फिर आंगन में गीत बैठेंगे, मालिन सोच रही थी। और फिर मेहंदी रचाई जाएगी, और फिर मिन्नी दुल्हन बनेगी, सिर से पाँव तक गहनों से सजी हुई। लाल जोड़े में कैसी लगेगी मिन्नी। और फिर घोड़े पर चढ़कर आएगा और डोले में डालकर उसे ले जाएगा अपने घर, अपनी अटारी में, और उसकी हथेलियों को चूमकर उसकी मेहंदी का रंग भी सारा पी जाएगा। मालिन सोचती अभी तो कल की ही बात है, उसने भी मेहंदी लगाई थी, पर मिन्नी के तेजी ने तो एक बार भी उसकी हथेलियों को उठाकर होठों से नहीं लगाया था। एक बार भी उसने इसके हाथों को उठाकर एक बार भी उसने कभी इसके हाथों को उठाकर अपनी आंखों से नहीं छुआया था। थका हारा वो काम से लौटता, खाना खाता और खाकर सो जाता। एक बेटे की लालसा में कभी कभी आधी रात को उसकी आंखें खुल जाती, तब जब मुश्किल से कहीं तारे गिन गिन कर मालिन को नींद आई होती। फिर हर वर्ष, हर दूसरे वर्ष इनके घर एक न एक बेटी आ जाती, बिन बुलाई लड़कियां।
आप ही आप आती, आप ही आप जाती रही। बस एक मिन्नी बची थी, इकलौती। मोटी मोटी काली काली आंखें, गोरे गोरे गालों के नीचे तिल, मालिन का तिल। जैसे इस जीवन की सारी भूख ने उसकी बेटी में पुनर्जन्म ले लिया हो। अपनी पूर्ति के लिए मालिन सोचती उसका हुस्न जैसे फिर साकार हो गया था, अपनी कोखजाई में अपना मूल्य चुकवाने के लिए। मालिन को हमेशा महसूस होता कि जैसे उसे अंग अंग पोर पोर में एक भूख बसी हुई है। एक प्यास में उसके होंठ बेकरार हो रहे थे। पूरे चांद की रात मालिन को कुछ खाया नहीं जाता था, और मिन्नी कब की चूल्हा चौका संभाले उसके चूल्हा चौका संभालने सामने ड्योढ़ी के दरवाजे को कुंडी लगाकर कमरे में सो गई। रात भी कितनी हो रही थी, जैसे चांद सारे का सारा उसके आंगन में आन उतरा हो। रात ठंडी थी, अभी ठंड कहाँ, यूं ही हल्का हल्का जाड़ा था। पूरे चांद की रात अकेला आंगन। मालिन सोचती वो क्यों बैठी थी, किसके इंतजार में बैठी थी। मिन्नी अंदर सो चुकी थी। मिन्नी के तहेजी को आज शहर क्यों जाना था। पूनम की रात तो वो अपने आप को बांध कर रखती थी, और मालिन ने मुक्केश वाली मिन्नी की चुनरी के साथ अपना मुंह सिर लपेट लिया। चांद की चांदनी में दमक दमक पड़ते मुक्केश के दाने उसे लगा जैसे आसमान के तारे उसके बालों में उतर आए हों, और उसके गालों पर, उसके कंधों पर आकर खेलने लग गए हों। सामने अमराई पर कोई पंछी आकर बोल रहा था, हुक हुक हुक। सारी रात पुकारता रहेगा। पूनम की रात सारी उम्र यूं ही पुकारता रहा था। जिसने आना था वह नहीं आया था। ये किन विचारों में आज बहती जा रही थी। मालिन सोचती शायद इसलिए कि वो अकेली थी। अकेली क्यों थी। अंदर मिन्नी उसकी जहान बेटी सोई थी। अगले हफ्ते जिसका उसने काज रचाना था। 7 दिन और वो चली जाएगी, और फिर मालिन अकेली रह जाएगी। इतना बड़ा आंगन और वो अकेली। मालिन का अंग लरज गया। यह आंगन को काटने को दौड़ा करेगा। मिन्नी क्यों उसके यहाँ आएगी, वो तो अपना घर बसाएगी। गांव के चौधरी की बहू, वह तो अपने सहन सिंगार बनेगी, और मालिन सोचती वह अकेली रह जाएगी, बिल्कुल अकेली। मिन्नी के तहेजी की तो सारी उम्र सूद सौदे में कट गई थी। एक अटूट दौड़। घर का मर्द शाम को हर रोज हार कर जैसे वो आता था, और निढाल अपनी चारपाई पर ढेरी हो जाता था। कई बार उसे यह कहती, आखिर इतने झमेले किस लिए, काहे को उसने इतने झंझट पाल लिए थे। लेकिन उसे कोई बात नहीं समझ आती थी। मालिन घड़ी की घड़ी के लिए अंदर कोठे में गई। मिन्नी सचमुच सो गई थी। अल्लड़ जवानी की नींद में बेसुध सोई पड़ी थी। लाल चूड़ियों को उतार सराने रख सो गई। कहाँ चूड़ियाँ रखी थी उसने। ज्यों करवट लेगी कच कच टूट जाएंगी। और मालिन ने सोचा वो चूड़ियों को सामने ताखे में रख दे, लेकिन उसने तो चूड़ियाँ पहन ली थी। ताखे में संभालने के बदले उसने तो चूड़ियाँ अपनी कलाइयों में सजा ली थी। छह एक और छह दूसरी और, चमक चमक पड़ती चूड़ियाँ। अभी कल की तो बात है, मिन्नी ने गली में बैठकर चूड़ी वालों से चूड़ियाँ चढ़वाई थी, और फिर मालिन बाहर आंगन में लौट आई। सिर पर रेशमी मुकेश वाली चुनरी, बाहों में लाल चूड़ियाँ। पूरे चांद की रात मालिन को लगा जैसे एक ऐंठन सी उसके अंग अंग में फैलती जा रही हो। और फिर उसकी ड्योढ़ी का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वही था, वही धीरे से सहमा हुआ, झिझकता हुआ वही था, जैसे उसने चिट्ठी में लिखा था, अपने वक्त पर आन पहुंचा। शरद पूनम की रात में तुम्हारा किवाड़ खटखटाऊंगा। तुम्हारी मर्जी हो खोल देना, तुम्हारी मर्जी हो ना खोलना। तुम्हारी मर्जी हो खोल देना, तुम्हारी मर्जी हो ना खोलना। तुम्हारा किवाड़ खटखटाने का मेरा हक वैसे का वैसा बना हुआ है। ठक ठक ठक। बेहद कोमल, बेहद मधुर, प्यारी सी यह दस्तक उसी की थी। वही था, चांदनी रात का चोर। और सहसा चांद घने बादलों के पीछे हो गया। अंधेरा सा छा गया चारों ओर, जैसे किसी ने एकदम बत्ती बुझा दी हो। घोर काले बादलों का एक पहाड़ सा चांद के सामने आ गया था। बादलों पर बादल चढ़े आ रहे थे, और रात के उस अंधेरे में मालिन के कदम ड्योढ़ी की ओर चल दिए। अंधेरा अंधेरा, चक्कर चक्कर, ठंड ठंड, पसीना पसीना। कांपते हुए हाथों से धीरे से उसने कुंडी खोली और अपने आप को तड़प रही बाहों में ढेरी कर लिया।
और फिर होंठों पर होंठ, दांतों में दांत। 20 वर्षों का रुका हुआ एक बांध जैसे फूट कर टूट पड़ा, जैसे कोई फूल की पत्ती किसी बवंडर की लपेट में आ गई हो। मालिन को नहीं पता था कब चलते चलते वो दोनों गांव के बाहर बरगद के नीचे जा खड़े हुए। कितनी देर वहां खड़े रहे मालिन को नहीं पता था। कब वो बरगद के साथ लगते खेत में जा बैठे, कितनी देर वहां छिपे रहे। तड़के मुंह अंधेरे की गाड़ी दूर सड़क पार चीखती चिल्लाती गुजर रही थी कि आँख खुली और मालिन धीरे से उसकी बाहों में से निकलकर मुंह सिर लपेटे तेज तेज कदम अपने घर लौट आई। चूड़ियों को उतारकर उसने वैसा का वैसा मिन्नी के सिराने रख दिया। उसकी रेशमी चुनरी चारपाई पर रखी और अपना दुपट्टा लेकर सामने बिस्तर पे जा लेटी। मालिन अपने पलंग पर आकर पड़ी तो उसकी आंख लग गई। यूं तो कभी उसे नींद आई ही नहीं थी, जैसे सारी उम्र का किसी का रत जगा हो। धूप निकल आई और उसकी आंख खुली, जैसे लड़कियों की तरह वह आज सोई थी। माँ, मिन्नी ने उसे छेड़ा। जवान जहान लड़की, उसने घर की झाड़ू पोंछ देख ली थी, चूल्हा चौका ख़त्म कर लिया था और नहा धोकर अब मंदिर जा रही थी। मोतियों की कलियां अपनी चुनरी के साथ बांधे अपने इष्ट की भेंट चढ़ाने के लिए। मिन्नी आंख से ओझल हुई तो मालिन अलसाई हुई लाखों लाख सपने अपने पलकों में लिए सामने आंगन में जा बैठी। मीठी पुरैविया चल रही थी। हल्की हल्की धूप सामने मुंडेर के नीचे उतर आई। एक खुमार सा था आसपास। मालिन को लगा जैसे वो दूध की तरह लबरेज कटोरी हो, दूध और उस पर तैर रही चमेली की कलियां। एक उन्माद में उनकी पलकें जुड़ जाती, खुल जाती। अरे मालिन, कहाँ है तुम्हारी काइयाँ बेटी? जैसे उसको किसी ने आकर चांटा मार दिया हो। मालिन की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। यह अनर्थ कभी नहीं किसी ने सुना। 4 दिन इसके डोले को रह गए हैं और यह लड़की यूं उथल पड़ी। लाजो पड़ोसन हथेलियां मलती मालिन के पास आकर बैठ गई। क्या हुआ मेरी बेटी को? वो तो नीरी गऊ है। मालिन भबक कर उसे काटने को पड़ी। तेरी गऊ सारी रात कल मुंह काला करती रही है, मालिन ने सुना, और अब जैसे उसने सोते सूख गए हों। काटो तो नहीं, काटो तो लू नहीं। नीली पीली उसका अंग अंग मुड़ रहा हो। आधी रात इधर गुंडे के साथ बाहर निकल गई। सारी रात तेरी ड्योढ़ी खुली रही है, मैंने खुद इन आँखों से देखा। ड्योढ़ी के बाहर किसी की बाहों में यह डेरी हुई पड़ी थी। मैं बाहर चोटी करने निकली थी, मैंने वैसे का वैसा किवाड़ भी डाल लिया। फिर ये होले होले कदम बाह में बाँध डालकर खेतों की ओर निकल गए। सारी रात मेरी आंख नहीं लगी। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। यूं पहले कभी किसी ने माँ बाप का मुंह काला नहीं किया, यूं कभी किसी ने बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं उतारी। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लिए नहीं रहे। और लाजो छल छल रो रही है, रोए जाती है और हथेलियों को मले जाती। मालिन जैसे कोई पत्थर हो, उसे कुछ सुनाई दे नहीं रहा था। और फिर यूं बिलकती बिलकती लाजो चलेगी। लाजो अभी गई थी, गांव का चौकीदार पिछवाड़े की ओर से उतर आया। भाभी, अरे भाभी। मालिन कब का वो उसके पास खड़ा उसे बुला रहा था। क्या हुआ जुमा? जैसे कुएं में निकली कोई आवाज़ हो। क्या हुआ जुमा? जैसे कुएं में से निकली कोई आवाज़ हो। मालिन चौकीदार को आंगन में खड़ा देखकर खुद को संभालने लगी। भाभी, बात कहने वाली तो नहीं है, पर कल रात बड़ा जुल्म हुआ इस गांव में। मैंने तो बाल सफ़ेद कर लिए चौकीदारी करते हुए। ऐसा अंधेर मैंने कभी नहीं देखा। तेरी बेटी मिनी किसी के साथ बरगद के तले मुँह काला करती रही। रात चांदनी थी, लेकिन आकाश बादलों से अटा हुआ था। 2 बार तो मैं 10 कदम की दूरी पर इनके पास से गुजर गया, एक दूसरे से चिपटे। मैं तो सारी रात तेरे घर की रखवाली में बैठा रहा हूँ। खुली ड्योढ़ी, 4 दिन इसके ब्याह को रह गए हैं। ब्याह वाला घर गहनों कपड़ों से भरा होता है। सवेर हुई तो मैं यहाँ से हिला, पता नहीं है कब जग मार कर लौटी कम जात। मैंने तो इसे गोद में खिलाकर पाला है। मेरी बेटी होती तो मैं इसका गला घोंट देता। मैंने तो पिछली दीवार फांद कर आया हूँ। मैंने सोचा कोई पूछेगा कि तुम सुबह सुबह किधर चल दिए, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। मालिन के मुंह में जवाब नहीं था। फटी आंखों से जुमा चौकीदार को देख रही थी, और जुमा जिस राह से आया था उसी राह दीवार को लांग कर लौट गया। जुमा गया, सामने वाली गली में रत्ना जमींदार फुफारता आ गया, ऊंचा लठलठाए, आधम का क्रोध से उबल रहा था। कहाँ है तुम्हारी लड़की? ड्योढ़ी में घुसते ही रत्ना उछल कर पड़ रहा था, मन मन की गालियाँ सुनाता। सारा मोहल्ला उसने इकट्ठा कर लिया। अड़ोसी पड़ोसी मुंडेर पर आ खड़े हो गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तड़के मैं कुएं की ओर जा रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा।
पहले यह निकली मेरे खेत में से मुकेश वाली चुनरी ओढ़े हुए। मैंने सोचा लड़की शायद बाहर बैठने आई है, और फिर एक पल गुजरा तो इसका यार दूसरी गली से नीचे उतर गया। क्यों झूठ बोलते हो चाचा? बिजली की तरह कड़क कर मिन्नी भीड़ को हटाती हुई आगे बढ़ी। देर से वो मंदिर से लौटी हुजूम के पीछे खड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मैं झूठ बोलता हूँ बदजात, मैं झूठ बोलता हूँ कुलचनी, यह लाल चूड़ियाँ किसकी टूटी हुई हैं मेरे खेत में? और अपनी चादर के पल्लू में बंधी लाल चूड़ी उसने मिन्नी की हथेली पर जा रखी। एक आंख झपकने में मिन्नी ने अपनी कलाइयों पर, और फिर मोहल्ले वालियाँ आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कहने लगीं। उन्होंने स्वयं मिन्नी को पिछले दिन चूड़ियाँ चढ़वाते देखा था। 10 के ऊपर 2 चूड़ियाँ लाल रंग चुनकर उसने निकलवाया था। लोगों से आंगन भर गया और मालिन का समधी भीड़ को चीरता हुआ आया। उसके पीछे मिन्नी की होने वाली सास थी, और उन्होंने सारे वो थाल, सारे वो कपड़े, सारे वो नोट, सब वो मुंदरियाँ मालिन के सामने लापट की। हक्के बक्के लोग एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे थे। औरतें बार बार कानों को हाथ लगाती, जवान जहान लड़कियां मुंह में उंगलियां लिए काट रही थी। और फिर धड़ाम से पड़ोस के कुएं में किसी के गिरने की आवाज़ आई। सबकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई।